नमस्कार साथियों, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की इस तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कोई कंपनी आईपीओ लाती है और फिर वो पब्लिक लिमिटेड बनने के बीच में क्या होता है और हमें क्या देखना चाहिए। तो इसको मैं प्रैक्टिकल मैनर में कैसे इसको समझ सकते हैं, तो चलते हैं हम कुछ वेबसाइट्स पर। ये न्यूज़ आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ है कि रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल एसएमई आईपीओ के बारे में, कि भाई इन लोगों ने आईपीओ अपना लाया और ये आईपीओ इनका बम्पर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीओ में क्या होता है कि कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, तो वो आईपीओ लाती कैसे है पहले तो आप समझ लीजिए। ये इस कंपनी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली ये थोड़ा न्यूज़ में थी, चर्चा में थी, आपने शायद सुना भी हो इसके बारे में। तो चलिए इसका पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जब आईपीओ आया तो आईपीओ के अंदर में क्या क्या डिटेल रहती है। ठीक है, तो आप देखिए इन लोगों ने जब आईपीओ लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के पहले ये तो हालांकि क्या हो गया कि जब सब्सक्राइब हुआ तो उसके बाद का डिटेल है। लॉन्च होने के पहले क्या होता है, एक डीआर मतलब कि वो लोग अपना ड्राफ्ट जो होता है, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस जो होता है वो सबमिट करते हैं सेबी को। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और ये पब्लिक के लिए ही होता है कि पब्लिक इसको अपना पढ़ सके और उसके बाद उस आईपीओ में इन्वेस्ट करे। एक्चुअली ये क्यों है आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई भी कंपनी हो सकती है, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड के अलावा भी मान लीजिए एक्स वाई जेड कंपनी है। तो हम उदाहरण लेके लाइव की ही बात करें तो यहीं से शुरू करते हैं कि भाई ये कंपनी थी, इस कंपनी को क्यों आईपीओ अपना लाना पड़ा, है ना, ये क्यों आईपीओ लेके आए, क्यों पब्लिक लिमिटेड होना चाहते थे। ठीक, तो इस ड्राफ्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा नीचे आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। तो टेबल ऑफ कंटेंट में ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, कि ये कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आईपीओ ला रहे हैं इसका मतलब क्या है कि पब्लिक आपका आईपीओ लेगी, आपके शेयर्स लेगी, कंपनी को पैसे मिलने वाले हैं, है ना। तो क्यों ऐसा चाहिए उनको, क्यों मार्केट से पब्लिक से पैसे चाहिए और वो क्यों पब्लिक लिमिटेड होना चाहते हैं, क्योंकि भाई कोई भी कंपनी है वो 100% आपकी अपनी है। आप अगर उसका कुछ हिस्सा पब्लिक के नाम कर देते हो तो यानी कि अभी आप कंपनी की आपकी जो ओनरशिप है वो घट रही है, तो आप अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके पीछे के वजह यही है कि हर कंपनी अपने आप को ग्रो करना चाहती है। तो इन्होंने अपना क्या बताया है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू कैरी ऑन एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी बाय ओपनिंग ऑफ न्यू शोरूम्स इन दिल्ली। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी जो है रिसोर्स ऑटोमोबाइल, इनके 2 शोरूम हैं यामा के, है ना। ये यामा का डीलरशिप है इनके पास, तो इनके 2 शोरूम है। तो ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास 2 शोरूम है, हम इन फ्यूचर उनको और बढ़ाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर में, एनसीआर में और आसपास के क्षेत्र के अंदर में। रीपेमेंट ऑफ डेट मतलब कि इनके ऊपर जो, इस कंपनी के ऊपर जो डेट है वो उस डेट को चुका देंगे, यानी कि किसी के ऊपर भी कोई लोन है अगर उस लोन को आप चुकाते हैं तो वो कंपनी के लिए बेहतर ही होता है। अगला कि इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, पब्लिक इशू का एक्सपेंस के लिए एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन रहता है कि वो पैसा कहाँ कहाँ आप लगाने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे इंटीरियर और फर्नीचर के लिए दिखा कि भाई ये ब्लू लाइट बॉक्स लगाएंगे तो उसके लिए 44,800 रुपये खर्च होंगे, है ना। ऐसे ही ये डिस्प्ले के लिए इतना पैसा खर्च होगा, एसी लगाएंगे तो एसी में इतना पैसा खर्च होगा, सोफ़ा लेंगे तो सोफ़े में पैसा खर्च होगा, है ना। ये सोफ़ा सेट लेंगे मुरली वाला फर्नीचर का तो 50,000 रुपये उसमें खर्च होंगे, फायर एक्सटिंग्विशर में से, यानी कि वो सारा डिटेल इसमें लिखा रहता है कि वो पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जितने और इशू आता उतने, जैसे क्या है कि इनका जैसे ये इशू है ये कितने रुपए का है, आप यहाँ पर देखिए 10,24,800 इक्विटी शेयर हैं और इसके अगेंस्ट में 11.99 करोड़, लगभग 12 करोड़ रुपए इनको चाहिए। ठीक है, और क्यों क्यों चाहिए, किस किस मद में खर्च करेंगे, वो ये सारा मेंशन रहता है इस टीआर पेपर में। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को अगर कोई भी आईपीओ में अलॉटमेंट मतलब आईपीओ लेना चाहते हैं, या आईपीओ मतलब क्या होता है कि भाई आप उसमें फ्रेश इन्वेस्टर हैं, फर्स्ट इन्वेस्टर हैं, है ना। तो आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ना चाहिए
और पढ़ना मतलब मार्केट के अंदर में अगर आप काम कर रहे हैं तो पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है। आप जितना, और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जो आपको न्यूज़ चैनल बता रहा है आप वो पढ़िए, है ना, जो आपको मतलब प्लांटेड चीज़ें मत पढ़िए, यानी कि कोई थर्ड पार्टी के थ्रू जो चीज़ आई हुई है वो मत पढ़िए। जो जेन्युइन ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो पढ़िए, यानी कि कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए, उसके प्रोडक्ट प्रोफाइल को पढ़िए, है ना। जैसे मान लो ऑटोमोबाइल की फील्ड में बात कर लो तो हीरो होंडा कंपनी है, तो हीरो होंडा के कॉम्पिटिटर कौन है, उनकी बात करिए। सोचिए कि इन फ्यूचर की ये प्रोडक्ट का क्या होने वाला। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट के अंदर में जब सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसें आई, है ना, तो आप सोचिए कि जो इलेक्ट्रिक बस आई थी तो वो क्या था, जिस कंपनी ने सबसे पहले अपनी इलेक्ट्रिक बस लॉन्च करी इंडिया के अंदर में, तो वो उनकी क्या थी, मोनोपोली थी। तो जाहिर सी बात है कि उसको एडवांटेज मिलेगा। तो आप इस तरीके से थोड़ा कॉमन सेंस से सोचिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपको अलग से सोचने के लिए, या ये सोचने के लिए कि भाई हमें कंपनी के बारे में कैसे सोचना चाहिए, या उसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस आपको अपना दिमाग खोलना है, ठीक है। ये सोचना है कि मान लीजिए मैं आपको एक नॉर्मल सी बात करता हूँ कि आप जब अपने लिए मोटरसाइकिल लेने जाएंगे उसके 4 शेयर भी ले लीजिए, 10 शेयर भी ले लीजिए। ऐसे ही अगर आप घर के अंदर में, आप अपने घर से शुरू करिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने घर से शुरू करिए। आप कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को उठाइए, उसके पीछे देखिए कि भाई ये किस कंपनी ने बनाया है, और जिस कंपनी ने बनाया है क्या वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, यानी कि क्या वो पब्लिक लिमिटेड है। अगर पब्लिक लिमिटेड होगी तो वो स्टॉक मार्केट में होगी, तो फिर आपको मालूम चलेगा कि उसका शेयर कैसे है। अब वो चार्ट रीडिंग हम लोग आने वाली सीरीज़ में धीरे धीरे सीखने वाले हैं। और देखिए मैं बहुत बेसिक से और बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये थोड़ा बोरिंग लग रहा हो। तो आप जो रिसोर्स आपके लिए है वो हमने आपको, आप कंपनी की वेबसाइट पढ़िए, एनएससी की वेबसाइट पे जाइए, उस पर पढ़िए। और ये डॉक्यूमेंट, अब आपको कोई भी आईपीओ अप्लाई करने से पहले इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना आपका कर्तव्य होना चाहिए। कैसे मिलेगा, मान लीजिए ये कंपनी है, जिस कंपनी का भी चाहिए बस उस कंपनी का नाम डालिए, ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस डालिए या डीआरएचपी डाल दीजिए, सीधा पीडीएफ उसका खुल के आ जाएगा, है ना। अब जब ये सब्सक्राइब हुआ तो सब्सक्राइब के बाद में इस तरीके का उन लोगों ने अपना बताते हैं, पूरा पब्लिक के अंदर में डिटेल रहता है कि भाई 117 रुपये पर शेयर ये पब्लिक के लिए है, जो फर्स्ट इन्वेस्टर है उनके लिए है। जैसे ये मार्केट मेकर के लिए कितने थे, कितने लोगों ने अलग से करा, तो ये सारा डेटा यहाँ पे रहता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपने, क्योंकि आईपीओ में एक बार अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद तो आप, हाँ यह है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद आप अगर वापस लेना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कितने लोगों ने आफ्टर ये एलोकेशन टू नॉन आफ्टर टेक्निकल रिजेक्शन एंड विड्रॉल, यानी कि आपने विड्रॉल किया है क्या, है ना। तो विड्रॉल करा है तो फिर तो एक अलग बात है। तो इस तरीके से आप ये देखिए। अब ये कंपनी ने 117 रुपये के अंदर में अपना आईपीओ लाया। अब यहाँ पे बात आती है बम्पर सब्सक्रिप्शन का, मैंने यहाँ पे जिक्र करा था, है ना, ये यहाँ ने लिखा बम्पर सब्सक्रिप्शन। यानी कि हुआ क्या था, ये कंपनी जो है लगभग 400 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुई। यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, है ना, उनको 100 शेयर के अगेंस्ट में, मतलब कि उनको एप्लीकेशन चाहिए 100, लेकिन 400 गुना ज़्यादा एप्लीकेशन आई। तो इस कंपनी को लगभग कितना पैसा मिला था उस टाइम पर, हालांकि वो तो रिफंड करना पड़ेगा, जिनको जिनको आईपीओ अलॉट नहीं होता है वो पैसा वापस हो जाता है ना। 2700 करोड़, है ना, 2700 करोड़ का बिड आया इनको, यानी कि इनको चाहिए था लगभग 11-12 करोड़, उसके अगेंस्ट में 2700 करोड़ रुपए ऑफर, मतलब कि बिड के अंदर में आए। वो सारे पैसे बैंक के थ्रू रिफंड हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। इसी को बोलते हैं बम्पर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब ये सब्सक्राइब हो गया। अब उसके बाद ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ चार्ट की, ये चार्ट कैसे पढ़ते हैं, ये क्या होता है, ये हरा क्या है, रेड क्या है, ये कैंडल नीचे क्या है, ये सब अभी बात करेंगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये जब सब्सक्राइब हुआ तो ये कितने रुपए पे सब्सक्राइब हुआ, इसका ओपनिंग प्राइस हुआ 117 रुपये, और ये अगले दिन 29 तारीख को ये मार्केट में आया। यानी कि ये कंपनी मार्केट में कब रजिस्टर्ड हो गई, स्टॉक मार्केट में कब रजिस्टर्ड हुई, 29 को। यहाँ पे देखिए ये लिखा रहता है इधर में, है ना, क्या होगा ये, द ट्रेडिंग इज proposed to be commenced on Thursday 29 August 2024 subject to receipt of final listing and trading approval from the BSE।
तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 29 अगस्त को इसमें ट्रेडिंग शुरू होगी। ट्रेडिंग शुरू होगी इन द सेंस कि अगर आपके पास शेयर है तो अभी आप पब्लिक के अंदर में आप उनको बेच सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप और ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो फिर ओपन फॉर ऑल है अभी। तो आज की डेट में ये कंपनी क्या है कि शुरू में ये ओपन हुआ, प्राइस थोड़ा 120 पे गया, और इसको चलो आपको समझाने के लिए लाइन चार्ट कर देता हूँ। तो प्राइस जो है वो 120 से घट के अभी 72 पे आ गया, ठीक है। अब ये प्राइस घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है, घटता कर, ये सब क्या है, ये एक अलग सब्जेक्ट है और इसको ही हमको आगे चल के गहराई से समझना है। शायद नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर टेक्निकल की बात करने लगेंगे, कुछ फंडामेंटल की भी बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा कि कैसे आईपीओ से कोई कंपनी निकल के पब्लिक लिमिटेड में आती। अब आपने आईपीओ लिया, आपको आईपीओ अलॉट हो गया, मान लो नहीं अलॉट हुआ, ठीक है, हमने आईपीओ नहीं लिया था लेकिन हमें अभी वो कंपनी का शेयर चाहिए, तो हम क्या करते हैं पब्लिकली, अब ये कंपनी क्या है कि पब्लिक लिमिटेड है ना, तो मार्केट के अंदर में वो ट्रेडिंग हो रहा है, यानी कि बाइंग सेलिंग हो रही। तो अगर आपको बाइंग करना है तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में जाते हैं और वहाँ से कोई शेयर बाई करते हैं। मान लीजिए आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर बाई किया। अब सवाल आता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर आपने बाई किया, इससे इसका क्या मतलब है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एंड वो एक अलग विषय है। इस बात का मतलब क्या है कि आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर आपके पास है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि XYZ करके एक कंपनी है, उसके कुल 100 शेयर हैं, है ना। फ्री फ्लोट मार्केट रहता है, उसको बोलते हैं कि भाई जितने फ्री फ्लोट शेयर, मतलब कि क्या हुआ कि मार्केट में कितने शेयर्स हैं जो पब्लिक के पास में, ठीक है। तो मान लीजिए कि 100 शेयर पब्लिक के पास में है, 100 शेयर मार्केट के अंदर में है। वो किसी के पास भी हो सकते, किसी के पास 10 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 1 है, ठीक। अब उन 100 शेयर्स में से एक शेयर आपने खरीद लिया, किसी ने बेचा और आपने खरीद लिया, ठीक है। अब ये पता नहीं चलता क्योंकि सारा डिजिटल है, तो किसी ने बेचा, आपने खरीदा, तो आपका ट्रांजेक्शन हो गया। वो ट्रांजेक्शन कहाँ होता है, हम लोगों ने पहली क्लास में सीखा, NSE के अंदर में। आपको नहीं पता चलता, क्यों? क्योंकि आपके लिए वो ब्रिज का काम कौन कर रहा है, आपका ब्रोकर काम कर रहा है, ठीक है। सेटलमेंट कौन कर रहा है, उसके लिए हम लोगों ने बात करी थी कि अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है, NSE के अलग है, BSE के अलग है, तो वो सेटलमेंट करते हैं, ठीक है, कि भाई बायर को सेलर मिले, सेलर को बायर मिले, ओके। तो अब आपने एक शेयर ले लिया, तो 100 शेयर थे और एक शेयर अब आपके पास है कंपनी का। इसका मतलब ये हुआ कि आप कंपनी के 1% के मालिक हैं, ओके, मालिक हैं। अब मालिक हैं 1% के, मतलब कि आप बहुत छोटे हिस्से के मालिक हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर कंपनी जो है डिविडेंड इशू करती है, यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर में बांटना चाहती है, उसी को डिविडेंड बोलते हैं, तो वो क्या करती है, आपको डिविडेंड मिलेगा, पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है। स्टॉक स्प्लिट होगा तो आपके स्टॉक पर, मतलब स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली टाटा स्टील का स्टॉक स्प्लिट हुआ था, तो मान लो वो स्टॉक था 1500-1600 रुपये के आसपास और वो स्प्लिट हुआ 1:10 में। तो अब क्या हुआ कि आपके पास अगर एक शेयर था तो 1:10 में स्प्लिट हुआ, इसका मतलब क्या है कि अब आपका जो एक शेयर है वो बढ़ के कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ स्टॉक स्प्लिट है। स्टॉक स्प्लिट में एक बात और समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी देता हूँ कि 1500 का शेयर था और वो शेयर जो है, एक शेयर 1500 का है और स्प्लिट हो गया 1:10 में। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आपके पास जो शेयर था, एक की जगह आप वो हो जाएंगे 10, लेकिन उनका जो मूल्य है वो भी वो बटे बाई 10 हो जाएगा, यानी कि अभी एक शेयर जो है वो उसकी कीमत 150 रहेगी, ठीक है। ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा इसके बारे में खुद से भी करने की कोशिश करें, नहीं तो इन फ्यूचर जब हम कभी बात करेंगे तब हम इसको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, ठीक। फिर क्या है कि कंपनी बोनसेस इशूज़ करती है, कंपनी की एनुअल मीटिंग होती हैं तो उसके अंदर में वोटिंग राइट्स रहते हैं, तो आप वोट कर सकते हैं। तो ये शेयर होल्डर होने का फ़ायदा है, ठीक है। आम पब्लिक के लिए शेयर होल्डर होने का मतलब क्या है कि भाई हमने शेयर लिया है सिर्फ इसलिए कि हमें जो है उसमें प्रॉफिट होगा, मतलब कि कंपनी कल आगे बढ़ेगी तो हमको प्रॉफिट होगा। अब वो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये आपका अनुमान आप कैसे लगाते हैं, टेक्निकल के आधार पे लगाते हैं कि फंडामेंटल के आधार पे लगाते हैं, वो एक अलग विषय है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से सीखना शुरू करेंगे।
नेक्स्ट क्लास थ्योरी वाली एक और बची है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि इंडेक्स क्या है। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है, तो वो स्टॉक का फिर मिलके कुछ स्टॉक्स मिलके इंडेक्स बनते हैं, है ना। तो अलग अलग इंडेक्स रहते हैं, तो वो सब इंडेक्स समझ लेंगे। फिर इंडेक्स के बाद में हम लोग बात करेंगे, इंडेक्स एंड डीटीएफ समझ लेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि हम हाउ टू इंटर हाउ टू एग्जिट, यानी कि फिर हम टेक्निकल की तरफ बढ़ेंगे। आई होप कि आपको अभी तक जितना भी हम लोगों ने सीखा है वो मज़ेदार लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जैसे हमने आज जो केस स्टडी आपको दी, ये केस स्टडी सिर्फ आपको समझने के लिए है ना। इसका ये कोई भी मतलब नहीं है कि उससे वो कंपनी अच्छी है या ख़राब है, वॉट एवर जो भी है। हम लोग बिल्कुल सिर्फ उसको सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल लिया हुआ है। कहीं से भी कोई इसके बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग आपको जो हमने अपने एक्सपीरियंस से, किताबों से, वेबसाइट पढ़ के इधर उधर से सीखा है, सिर्फ वही आपके साथ में साझा कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू।